राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी, इसके अलावा ग्रुप सी मेंस के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए आज वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास में हम इंडिया जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और आप सभी को पता है कि आपका जो 4 सब्जेक्ट है ना भाई, यहां से आपके 65 क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप इनमें अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो 60+ अगर आप स्कोर इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब है कि बाकी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं और इसको आपको मास्टर प्रैक्टिस सेट की तरह लेना है कि आप सभी है वो प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, उस प्रकार से आपको लेना है जिससे आपको आइडिया लगेगा कितनी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। सब कुछ मैं सिखाते हुए याद करवाते हुए चलूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद को यह देखना है कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा अभी और कितनी मेहनत आपको करनी है। तो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आपको नहीं चेक करना, आपको ये चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताना है कि मैथ में आपके गलत हुए, रीजनिंग में आपके गलत हुए, इंडिया जीके में आपके गलत हुए, किस सब्जेक्ट में आपके गलत हुए हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है जी। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और हमारा देश गणतंत्र दिवस बन गया था, गणतंत्र देश बन गया था हमारा। ठीक है जी। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। तो हमारे संविधान के जनक या हमारे संविधान को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी भाई? भीमराव अंबेडकर जी ने निभाई थी। ठीक है जी। महात्मा गांधी जी हैं, इनके बारे में आप सभी जानते ही हो। जवाहरलाल नेहरू है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है जी। और 11 दिसंबर को ये क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि भारत में आपातकाल के दौरान अधिकारों के निलंबन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, हर क्लास में मैं यहां से क्वेश्चंस ले रहा हूं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है जी। पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा आपातकाल में होता है, क्या क्या चीजें हटाई जा सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। अब आपको बताना है कि जो ये निलंबन की जो अधिकार है कि भाई आपातकाल लग गया है तो आप रोक लगा सकते हो उसके ऊपर, तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये अपने को बताना है। कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो यहां पर हो जाएगा जर्मनी, जिसने किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में? तो मौलिक अधिकार। ठीक है जी। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है जी, मौलिक अधिकार तो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, लेकिन जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस और एक ये चौथा क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में आपातकाल के दौरान अधिकारों के निलंबन का विचार है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से इसको लिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, अंत कर देना। तो बताइए, क्योंकि उन्मूलन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम में उन्मूलन लिख के भी आ जाता है।
तो आप सभी आंसर करेंगे इसका। कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि शिक्षा का अधिकार इस संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है? यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है भाई आपके एग्जाम्स के लिए, और ये एचएसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो आप सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संशोधन के तहत जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसको संवैधानिक संशोधन के तहत है मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। ठीक है जी। तो छोटे बच्चों को शिक्षा देना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे संविधान संशोधन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, संपत्ति का अधिकार वाला, संपत्ति का अधिकार वाला। बाकी चीजों के बारे में जल्दी एक पॉलिटी की क्लास आएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। और ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ये भी पूछ लेता है। चलो, मैथ का आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क वाला है, कीजिए, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। आज वाली क्लास में आपने देखा था ना स्टार्टिंग में मास्टर, उसमें मैथ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 क्वेश्चंस आपके मैथ के आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। हरियाणा जीके की तरह यहां से भी आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस बात को भी आपको नोट करके रखना है। कीजिए भाई। ठीक है। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमने मान लिया कोई एक व्यक्ति है, ए है, वो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पिता उसी कार्य को पूरा करने में 20 दिन का समय लेते हैं। तो उसके पिता को हमने बी मान लिया और 20 दिन में कार्य को पूरा करते हैं उसके पिता। ठीक है। जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा कार्य कर सकता है। एक बेटा है दूसरा जो उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। तो उसको हमने सी मान लिया। तीनों मिलकर काम करे तो उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तीनों मिलकर मतलब ए भी काम करे, बी भी काम करे और सी भी काम करे। तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल कार्य निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। तो इन सभी का एलसीएम हमें लेना है। 15, 20 और 25 का एलसीएम हमें लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका 300 आ जाएगा। यहां से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30 यानी 20। ये क्या आता है आपका? एक दिन का कार्य आता है। आप सभी को पता है, मैंने बता रखा है, एक दिन का कार्य या एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करते हैं। 20 से इसके डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। और यहां से आप 25 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 20 काम करेगा, बी एक दिन में 15 काम करेगा, सी एक दिन में 12 काम करेगा। हमसे तीनों का मिलकर पूछा है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 20, 30, 40 और 7 47। तो एक दिन में कितना काम करने वाले हैं? ये 47 काम ये करने वाले हैं। टोटल काम कितना है? 300। एक दिन में 47 काम होता है तो 47 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। कितने पे जा रहा है? 6 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो 6.4 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो समझ में आ गया, हमसे लगभग पूछा है, लगभग कितना होगा? तो 6.4 हो जाएगा। आप 47 से इसको भाग देके देख लेना। अब बोलोगे सर जी आपने कैसे बताया? भाई 50 होता तो 6 पे पूरा जाता, लेकिन 50 से कम है तो इसलिए 6 से थोड़ा ज्यादा आएगा, इसलिए 6.4 यही है। और आप देके देख सकते हो पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए दशमलव में आएगा, ये भी पता चल गया। तो ये पूरे वाले हो ही नहीं सकते थे। ठीक है जी। तो इसलिए हमने इसका आंसर है कर दिया है। अब समझ में आ गया। वैसे टाइम एंड वर्क मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, आप सर्च कर सकते हो। आप लिख देना टाइम एंड वर्क प्रवीण कटारिया, या आप सिर्फ इतना लिख देना टाइम एंड वर्क कटारिया लिख देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य
निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो किसके द्वारा की जाती है भाई? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। तो भारत में बहने वाली नदियों में से अगर भारत में बहने वाली नदी की बात की जाए तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी जो बहती है। ये हमारे देश की क्या है भाई, सबसे पवित्र नदी भी है, ठीक है जी। लेकिन जो भारत और दूसरे देशों के अलावा भारत में बहती हुई आती है वो नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र, जो सबसे लंबी नदी है, जो कितनी है 2900 किलोमीटर है लगभग उसकी लंबाई है, जो इतनी लंबी है। लेकिन विश्व में अगर हमसे पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगी, जो विश्व की क्या हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है जी, जो लगभग 6500 प्लस किलोमीटर की लंबी है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या 4:5 के अनुपात में है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। देखो इसको मैं अलग ट्रिक से भी आपको बता सकता हूं, लेकिन बेसिक तरीका बताता हूं जो आपका कभी गलत नहीं होगा और आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। देखो क्या है, पहले कितना अनुपात दिया गया है, 4 और 5 अनुपात दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि 4x क्या हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे, छात्र का मतलब लड़के, और 5x क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, छात्राएं हो जाएंगी। तो पहले 4x और 5x था, है ना, लड़के और लड़कियां हमने लिख दिया। लेकिन इसने बोला है कि 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, छात्राओं का मतलब है कि लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, तो इसमें से माइनस कर लो कितना, 100, क्योंकि भाई टोटल कितनी लड़कियां थी, 5x थी, उसमें से कितनी छोड़ के चली गई, 100 छोड़ के चली गई। तो 5x माइनस हमने 100 कर लिया। उसके बाद जो अनुपात बन जाता है वो कितना बन जाता है, 6:7। तो यहां पर आप लिख दीजिए 6:7। अनुपात का मतलब बटे में हमने लिख दिया कि भाई ऊपर वाले का अनुपात 6, नीचे वाले का 7। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। यहां से 7 चौके क्या हो जाएगा, आपका 28x हो जाएगा। इधर से करोगे तो 6 पंजे 30x हो गया, और माइनस का यहां पर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। x वाले एक तरफ रख लो, बाकी इधर ले आओ। तो x वालों को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आपका 30x माइनस 28x हो गया, और ये प्लस का इधर होके हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। इधर से आपका कितना बच गया, 2x बच गया है, इधर से आपका 600 है। x का मान निकालोगे तो 2 यहां से जाकर यहां पर चला जाएगा, तो कितना आ गया, 300। तो x का मान कितना आ गया आपका, 300। तो x बराबर 300। हमसे क्या पूछा है वो देख लीजिए। तो स्कूल में कितने छात्र हैं, तो स्कूल में कितने छात्र हैं वो हमें बताना है। कंफ्यूज नहीं होना, छात्रों की संख्या पूछी है, विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछी, गलती आप यहीं पे कर दोगे। छात्रों की संख्या पूछिए कि कितने छात्र हैं, मतलब लड़के कितने हैं। तो 4x हमने माना था, तो 4 गुना x का मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1200 लड़के हो जाएंगे। यहां पर छात्र लिखा हुआ है तो छात्र लिख देते हैं, 1200 हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या हमसे पूछा होता तो 5 गुना हम 300 कर देते, छात्राओं की संख्या कितनी हो जाती, 1500 हो जाती, ठीक है जी। ये है शुरुआत की। अगर अब ये आपसे पूछे कि अब यहां पर पूछ सकता है कि वर्तमान में अब स्कूल में कितनी छात्राएं हैं, तो पहले ये स्टार्टिंग का है 5x, अब 100 माइनस हो चुके हैं, तो इसमें से 100 माइनस कर देना, कितनी हो जाएंगी, अभी वर्तमान में कितनी है, 1400 है। अनुपात भी निकाल सकते हो, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 6, और 2 से डिवाइड करोगे तो 7, यानी 200 से डिवाइड कर दोगे तो 6:7 भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। या आपसे ऐसे पूछो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, या वर्तमान में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो। टोटल अनुपात जोड़ लेना, 4 और 5 9 अनुपात, तो यानी 9x का मान निकालना है तो 9 गुना 300 आपको करना है, तो
तो कितने हो जाते हैं टोटल? 2700 स्टूडेंट हो जाते। कितने हो जाते हैं? 2700। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो 100 लड़कियां जा चुकी हैं, तो 100 माइनस कर देना, 2600 विद्यार्थी रह जाएंगे। ठीक है, रटना नहीं है सिर्फ, कि ऐसा नहीं कि पिछले में यही पूछा था तो इस बार भी यही पूछेगा। कुछ भी पूछे बस हमें आना चाहिए। देखो 4-5 क्वेश्चंस मैंने इसी से करवा दिए हैं, तो ऐसे आपको आना चाहिए कि कुछ भी पूछे आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि दक्कन पास किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है। दक्कन पास के बारे में आपको बताना है कि कौन से दो द्वीपों के बीच में स्थित है। तो जो दक्कन पास है भाई, ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। ये आज सुबह भी मैंने किसी क्लास में करवाया था क्वेश्चंस भी, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोलिए जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये कोई नहीं देखेगा तूने कितनी मेहनत की थी, ये कोई नहीं देखेगा तो 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। सिर्फ ये देखेंगे कि तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो तेरे को बधाई देंगे, नहीं हुआ तो कोई बधाई नहीं देगा। ठीक है, यही बोलेंगे कि मेहनत नहीं की थी। ठीक है, तो आंसर कीजिए। तो हमारे भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अभी मैंने आपको समानता वाला चैप्टर पढ़ाया था रीजनिंग में, अगर जिसने पढ़ा होगा उसने कर लिया होगा। यहां पर तो चलो वो थंबनेल नहीं है अभी, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसने पढ़ा होगा आराम से कर लेगा। समानता बतानी है कि कलम का जिस प्रकार लिखने से समानता है या संबंध है, वैसे ही फावड़े का किससे संबंध होगा, ये हमें बताना है। तो कलम है वो लिखने के काम आती है, कलम का मतलब होता है पेन। कलम और कमल में कंफ्यूज मत होना, कमल एक फूल है, कलम बोला जाता है पेन को, दबात को, सॉरी कलम को, यानी कि पेन को, अपने को। तो आप बताइए, कलम है वो लिखने के काम आती है, तो फावड़ा किसके काम आता है? खोदने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोदने के काम आता है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस राज्य से गुजरती है, ये अपने को बताना है कि भारत के कौन से राज्य से गुजरती है। आप सभी आंसर कीजिए, आप सभी आंसर कीजिए, कौन से राज्य से गुजरती है? तो ये हो जाएगा भाई आपका उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य से गुजरती है। कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी राज्य से। किस मिट्टी को नमी रोकने की क्षमता के लिए जाना जाता है? अपने एचएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो आंसर कीजिए कि किस मिट्टी को नमी रोकने की क्षमता के लिए जाना जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नमी को रोक कर रखती है। तो कौन सी मिट्टी होगी? जो मिट्टी हार्ड होगी ना, वो होगी। तो ये कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी है ना भाई, ये नमी को रोक के रखती है, क्योंकि ये हार्ड होती है, जल्दी से उड़ने नहीं देती पानी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। और काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है जी, चलो दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। सीरीज अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था, 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज वाला चैप्टर अपने दूसरे वाले कटारिया सर वाले चैनल पे। ठीक है जी, तो जो नए स्टूडेंट है, जो नहीं देखते कटारिया सर वाला चैनल, तो उसको भी जरूर देखा करें। ठीक है जी, तो अब आंसर कीजिए भाई। 143 से कितना हो रहा है? 149 हो रहा है, यानी कि +6 हुआ है। 149 से 158 हो रहा है, तो इसका मतलब +9 हुआ है। और 158 से 170 हो रहा है, इसका मतलब +12 हुआ है।
पहले 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ, यानी +3 कर करके जोड़ा जा रहा है। तो अब इसमें 3 करोगे तो कितना, 15 हमें जोड़ना है। तो 170 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा, आपका 185 आंसर हो जाएगा। और 15 के बाद हमें 18 जोड़ना है, तो 185 में आप 18 जोड़ के देखोगे तो 15 जोड़ते ही 200 और 3 और जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। मतलब बिल्कुल सही हमारी सीरीज है, इसमें कोई कमी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी जो मैराथन क्लास करवाई थी मैथ की, अगर वो देख ली होगी तो ये क्वेश्चन ऐसे उड़ा डालोगे, इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा डालोगे भाई, और अगर नहीं की होगी तो फिर नहीं उड़ेगा। देखो, एक तो सबसे सिंपल तरीका है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाइए और इसको सोल्व कीजिए, जिसमें आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। दूसरा है अपना भेजा, अपना दिमाग, इसका थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। जितना करते हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस आराम से निकल जाएगा। कैसे कि 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी। ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है। 6 माही होता है तो दर क्या हो जाएगी, आपकी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब दर कितनी हो गई अब 6 माही में, 5%। तो एक बात समझो, देखो समझा रहा हूं, आप आराम से निकाल लोगे। 8,000 रुपए की राशि को 9,261 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है भाई, 1,261 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो 5% की दर से एक साल में कितना मिलता है, अगर मान लो साधारण ब्याज होता तो कितना मिलता। 8,000 को 5 से गुना करो, 5 2 0 हटा दो, तो 80 गुना 5 करोगे कितने, 400 रुपए का। यहां पर 1,261 रुपए का मिल रहा है, तो एक साल में 400 का मिल रहा है। तो साधारण ब्याज होता तो 3 साल में 1,200 का मिल जाता है ना। कितने का मिल जाता, 1,200 का। जैसे ही चौथे साल को लेके जाओगे 1,600 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 साल तो है ही नहीं। कितने साल में मिल रहा है, 3 साल में, क्योंकि बाकी 61 रुपए किसके मिल जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के। तो क्या हो जाएगा, 3 साल में। अब यहां पर देखोगे 3 साल नहीं है, क्योंकि यहां पर 6 माही की बात हो रही है, तो अपने को 3 किस्त देनी पड़ी है। तो 6 माही 6 माही 6 माही यानी 18 महीने में, और 18 महीने का क्या होता है, 1.5 साल होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर 6 माही नहीं दिया हुआ होता, यहां पर देखो HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ऑप्शन नंबर ई देख सकते हो। और इसी क्वेश्चन को बदलकर कैसे दे देता है, 10 की जगह पे 5% दे देगा और 6 माही हटा के साल दे देगा, तो आपका सेम फिर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को आराम से कर लेना है। बाकी आप मैथ वाली क्लास देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखी है तो जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो HSSC में करवाए गए हैं, वो मैंने करवाए हैं। जो हमारी पिछली क्लास है कटारिया सर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलो, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है बताओ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, किसी में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अपने हरियाणा में किसी में भी पूछ लेते हैं। तो बताओ, तो जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है जी, तो जीडीपी क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी है भाई ये। कहीं और कुछ बोला हो तो माफी चाहूंगा, शायद मुझे लग रहा है कि और कुछ बोला हो। जीएसटी तो नहीं बोल दिया था, देखो जीएसटी आ गया। चलो, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जो आपको देना होता है, तो इनकम टैक्स क्या है, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आपका जीएसटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये क्या हो जाएंगे, आपके अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जैसे आप इसको भरोगे, जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी ना, अच्छी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी आप कमाओगे, क्योंकि अभी तो हमारे देश में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है ना। तो आपकी अभी सैलरी तो नहीं होगी इतनी ज्यादा, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन काफी कुछ लोगों को भरना पड़ता है। तो वो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। ठीक है जी,
जैसे हमसे मांगा थोड़ी ना जाता है। जैसे जीएसटी है वो दुकान वाले बिजनेस वाले भरते हैं, बिक्री कर है बेचने का उनको भरना होता है, सीमा शुल्क है उनको भरना होता है कि वो लेके आते हैं भाई, ठीक है। कोई भी देशों से प्रोडक्ट आ रहा है और कहीं से प्रोडक्ट आ रहा है तो वो भरना पड़ता है। चलो बताओ, इसका आपको बताना है A अनुपात B क्या होगा। HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मत सोचना कैसा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करेंगे। क्या लिखा हुआ है आपका, A प्लस बी का 10%, तो यहां पर कीजिए A प्लस बी का मतलब गुना 10% हटाने के लिए बटे में 100 किया, बराबर है, बराबर दिया गया किसके, A माइनस बी के, तो A माइनस बी का 50% हटाने के लिए बटे में 100 किया, ठीक है। आप ऐसे भी काट सकते हो, यहां से 100 से यहां से 100 काट सकते हो, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ नीचे ऊपर कट सकते हैं, या आप यहां से ऐसे भी काट सकते हो जैसे आपका मन करे कि 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। यहां पर ऊपर नीचे कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा तो ये आके इधर गुना हो जाएगा, ये जाके उधर गुना हो जाएगा। कीजिए, 2 से इसको गुना करोगे तो क्या आ गया आपका 2a प्लस में 2b, ठीक है, 2 ही है ना नीचे, तो 2a प्लस में 2b हो गया, 10 जाके उधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 10a माइनस का 10b हो जाएगा। ए वाले एक तरफ रख लो, बी वाले एक तरफ रख लो, तो बी वाला इधर ले आओ, ए वाले उधर ले जाओ, तो 10a यहां पर है और माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है जी, ये a है भाई, और इधर आएगा तो प्लस का 10b हो गया और प्लस का 2b इधर से है, 10 और 2 12b और इधर से 8a, तो यहां से हो गया 12b, यहां से हो गया 8a। a और b का अनुपात निकालना है तो a तो है ही, इसके नीचे b आ जाएगा, उधर 12 तो है ही, इसके नीचे इधर से आके 8 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये बेसिक क्लास में पढ़ाता हूं, जिनको नहीं समझ में आया कैसे हुआ कि भाई ये है ना बराबर की तरफ है तो 8 है, इसके बटे में आएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर था तो ये नीचे आ गया इधर, ठीक है जी, ऐसे होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। श्रृंखला वाला क्वेश्चन ये वाला तो हमने कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं आप सभी को पता होगा, अब इनको बंद कर दिया गया है। पहले क्या था कि 5 साल का टारगेट रखा जाता था कि 5 साल में हमारे देश को क्या प्रगति करनी है। अब 2047 का टारगेट है, उससे पहले का कोई टारगेट नहीं है, ठीक है जी, उससे पहले मजे करो सब, ठीक है। तो बताओ आप, चलो बताइए क्या हो जाएगा, कहां से लिया गया है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कौन से देश से ली गई है, तो ये हो जाएगा सोवियत रूस से, सोवियत संघ से, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं का। अब ये श्रृंखला वाला, अगर मेरे भाइयों अगर आपने देखी होगी क्लास, तो इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में निकालोगे। एक बार लिखा हुआ है भाई, ये 2 गलती से टाइप हो गया, एक बार एक यहां पर संख्या बतानी कौन सी आएगी। अगर देखी होगी आपने सीरीज की क्लास तो चुटकियों में नहीं निकालोगे, और नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है, उसके बाद निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना आपको। ये 4 27 16 25 125 क्या बताया था कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक छोड़ के एक वाला चेक करो, तो ये 4 और 16 और 36, तो 4 16 36 दिखते ही क्या दिमाग में आया, अगर थोड़ी याद किया होगा तो पता होगा ये 2 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, इसके आगे ये 8 का स्क्वायर है। अगर हमसे यहां पर पूछा होता, अगर हमसे यहां पर पूछा होता तो 10 का स्क्वायर हम कर देते, तो वो हम यहां पर लिख देते 10 का स्क्वायर 100, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा। तो फिर इस वाले को देखिए 27 125, 27 दिखते ही क्या आया 3 का क्यूब, 25 125 दिखते ही 5 का क्यूब, उसके बाद क्या आएगा, पहले 3 का 5 का, अब 7 का क्यूब, 7 के बाद देखो 9 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 7 का क्यूब हमें लिखना है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो, और वैसे अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू भी करके देख लो, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब,
4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर अब 7 का क्यूब आएगा, फिर 8 का स्क्वायर 9 का क्यूब। ठीक है जी, इस तरीके से ये आपकी सीरीज चल रही है। पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा। मिश्रण वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा और ये भी आपके HSSC ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो कीजिए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कीजिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी बार करवाया हुआ है। और जिसने मिक्सचर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, मिश्रण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, आज ही सर्च करना, मिक्सचर लिख देना या मिश्रण लिख देना और आगे लिख देना कटारिया सर। और आप सभी बोलते हो इसलिए मैं बता रहा हूं बड़े प्यार से, तो आप लिख देना, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो पढ़ा रखे हैं। कीजिए कि 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य है वो 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। सबसे सिंपल तरीका क्या बताया है, जो अलग अलग दो मूल्य दिए हुए हों और दोनों का कॉमन मूल्य दिया हुआ हो तो एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पूरा क्या होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो एलिगेशन मेथड का आप यूज करो। अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग लिखो। कितना है आपका 28.80 लिखा गया है। ठीक है जी, और उसके बाद कितना है 22.80 आपका लिखा गया है। दिख रहा है ना भाई ये, चलो 28.80 और 22.80 और नीचे कॉमन कितना आ रहा है 25.20 हमें करना है। इधर करके इधर लिखिए, इधर करके इधर लिखिए। बड़े में से छोटे वाला माइनस कीजिए, तो 28.80 में से 25.20 आप माइनस कीजिए। तो पहले 25 माइनस करेंगे तो 28 में से 3 आ गया और 80 में से 20 गया तो 60, यानी 3.60 आपका यहां पर आ गया। इधर से 25-20 में से 22-80 आप माइनस कर दो। ठीक है जी, तो माइनस कीजिए, यहां पर लिख के कर लीजिए, आप वैसे भी आप कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपका यहां पर भाई, 20 में से 80 गया तो 40 और 24 2, यानी 2.40 आपका आ जाएगा, है ना, यही आएगा। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया क्योंकि अनुपात में हमें बताना है, तो इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। फिर किससे काट रहे हो, 120 से कट जाएगा, 120 दूनी 240 और 120 तिया 360, तो कितना आ जाएगा 2:3। तो किस अनुपात में मिलाना है, 2:3 के अनुपात में मिलाना है। ठीक है जी, तो आराम से हमें ऐसे कर लेना है। समझ में आ गया, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये दोनों का कॉमन। बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस किया, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस किया, इसमें ये माइनस करके इधर लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके हमें इधर लिखना है, फिर हमें इनका अनुपात निकाल देना है। ठीक है, जैसे आप काटते हो अपने अपने तरीके से काट लेना, ऐसा नहीं जरूरी मैंने काटा जैसे ही, आप जैसे काटते हो वैसे काट सकते हो। जैसे ऐसे भी काट सकते हो भाई, दशमलव हटाने के लिए बट 2 0 आ गई, इधर से भी 2 0 आ गई, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। फिर 1 0 से 1 0 आपने काट ली, फिर 12 दूनी 24, 12 तिये 36, लेकिन आएगा 2:3 ही आएगा, किसी भी तरीके से काटो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है। भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है, आप सभी बताएंगे। भारत में जो मौद्रिक नीति होती है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये नियंत्रित किया जाता है भाई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक है जो हमारा आरबीआई है, उसके द्वारा है इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है जी, और इसी को क्या बोला जाता है, आरबीआई को ही बैंकों का बैंक बोला जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। जिस प्रकार हम पैसे है ना बैंक में जमा कराते हैं, बैंकों के लिए बैंक ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा आरबीआई है। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चंस कर लिया ना, फिर ये दोबारा क्यों आ गया, हाँ ये वाला। क्या बात है भाई, ये तो अभी हमने किया था सहमाही वाला, तो ये शायद गलती से लग गया है। अभी इस क्वेश्चंस को चेंज करते हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक सेकंड, ठीक है जी, ये 10% वाला नहीं, आपके लिए 5% वाला था ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। इसको सोल्व कीजिए, जो तरीका मैंने आपको बताया है उससे आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और इसका आंसर है सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे।
ठीक है, जो मैंने बताया बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है। और ये भी आपके एचएसएससी ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपके एचएसएससी ग्रुप डी में ही पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई दिखाई दे रहा है ना, मतलब क्या हो गया, एचएसएससी वाला। तो वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का क्या अर्थ है। बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का क्या अर्थ होता है, ये अपने को बताना है। एनपीए बताओ। तो एनपीए का एन का मतलब होता है नॉन, पी का मतलब होता है परफॉर्मिंग और ए का मतलब होता है एसेट। तो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी गैर निष्पादित आस्तियां। ठीक है जी, आस्तियां याद रख लेना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है एनपीए का मतलब। ठीक है जी। तो और एक चीज और बताता हूं आप सभी को, देखो हमने इंडिया जीके के क्वेश्चंस यहां पर किए हैं, जहां से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हैं जहां से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। मैथ के 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और टोटल मिलाकर ये कितने बन जाते हैं, आपके 65 क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। इन सभी की हम तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखो मैथ भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया कंप्लीट, रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हरियाणा जीके भी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके भी हम अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो 65 क्वेश्चंस की तो तैयारी यहां पर हो रही है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि साइंस के क्वेश्चंस की भी टॉपिक वाइज क्लासेज अपनी अवेलेबल है, वो अभी हमने करवाई है। और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी अब आगे आने वाले हैं आपके लिए, तो उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। कितने हो गए आपके, 80 क्वेश्चंस। इसके अलावा हिंदी है जिसके 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम कर रहे हैं, 90 क्वेश्चंस। और आपके क्या है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि आप आराम से कर सकते हो। तो 95 क्वेश्चंस की हम पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसमें हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, तभी हम बाकी स्टूडेंट से आगे निकलेंगे और सिलेक्शन लेंगे। देखो मैं यहां पर आपके 95 क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा हूं, पूरे अपने YouTube पर चेक कर लेना, कोई भी एकमात्र टीचर है जो 95 क्वेश्चंस की आपकी तैयारी करवा रहा हो। बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहता हूं। ठीक है जी। और अपनी हरियाणा जीके की क्लास है, सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, हरियाणा जीके वाली क्लास देख लेनी है। ठीक है, 10 बजे आपको मिल जाएगी। तो इसमें हमारा इंडिया जीके हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, हिंदी। अब हिंदी के क्वेश्चंस आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी इसी में आपको विलोम शब्द याद कर लेने हैं। आज वाली क्लास में विलोम शब्द आपको याद करने के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आगे अभी देख सकते हो आप। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है तो उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है जी, ऐसे क्लास में इंक्लूड करते रहेंगे चीजें। और इंडिया जीके के आप सभी को पता होगा, जो जिसने अपने ऐप से नोट्स ले रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें इंडिया जीके के भी क्वेश्चंस हैं, आपके साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप जरूर ले लेना। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और अब आपको हिंदी के विलोम शब्द हैं वो लगभग 25-30 और याद करवा देता हूं और बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से आपको याद करना है, समझना है और उनको आंसर करना है। ठीक है जी, चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, यानी ये टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। यहां पर आपको एक शब्द दे दिया जाता है और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको विलोम शब्द बताना है। मैं विलोम शब्द का मतलब आपको बता चुका हूं, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, या आप बोल सकते हो इसका उल्टा आपको बताना है। तो अपकार का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनमें से कर पाओगे। अपकार का मतलब क्या होता है, तो अपकार का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी की बुराई सोचना, बुरा करना। ठीक है जी, तो अपकार का मतलब किससे हो जाएगा, बुराई से हो जाएगा, किसी की बुराई सोचने से, करने से संबंधित हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है अपकार। तो इसका विपरीत क्या होगा, किसी की बुराई सोचने का विपरीत क्या होगा, किसी की अच्छाई सोचना, किसी की अच्छाई करना, किसी के ऊपर एहसान करना, मतलब अच्छा काम करना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा काम से संबंधित क्या हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है उपकार। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए।
अगर आप अर्थ याद करके अर्थ समझ के करोगे तो आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ भी दे सकता है, अलग अलग प्रकार से आपसे चीजें देगा। तो आपको अगर अर्थ पता होगा, मतलब पता होगा, तभी आप कर पाओगे। आपको रटना नहीं है, यहां पर मैं रटने के लिए आपको नहीं बोल रहा, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं कि समझो उसका अर्थ क्या होता है, फिर आप आराम से कर लोगे। देखो रटते तो आपको अपकार पता ही नहीं होता बहुत सारे लोगों को। तो अपकार का मतलब होगा बुराई, कि बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना किसी के बारे में। तो इसका विपरीत क्या होगा, किसी के बारे में अच्छा या पॉजिटिव सोचना, तो उसको क्या बोला जाता है, उपकार बोला जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कि निंदा का विलोम शब्द आपको बताना है। निंदा, तो निंदा का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की बारे में गलत बात बोलना। ठीक है जी, जैसे आपके कलीग होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनके बारे में आप बोलते होंगे, ठीक है, या और कोई आपके बारे में बोलता होगा बुरी बात, ठीक है, आपकी कमियों के बारे में बताना, तो उसको बोला जाता है निंदा करना। ठीक है, किसी दूसरे के सामने बताया जा रहा है तो निंदा करना मतलब है कि आपकी बुराई वहां पर की जा रही है। तो इसका विपरीत क्या होगा, आपकी अच्छाओं के बारे में बताना, जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जो आपके अंदर पॉजिटिव बातें हैं, उनके बारे में बताना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रशंसा करना। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रशंसा करना। क्या बोला जाएगा, प्रशंसा करना उसका हो जाएगा। निंदा करने का मतलब हो गया उसकी कमियों के बारे में बताना, प्रशंसा का मतलब हो गया उसकी अच्छाइयों के बारे में बताना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, कि लाभ का विपरीत क्या होगा। तो लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, जो आपने मैथ में भी पढ़ा है कि भाई किसी ने कम रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको ज्यादा में बेच दिया तो उसको लाभ हो गया। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ये हो गया। नफा का मतलब क्या होता है, नफा का मतलब भी क्या होता है, लाभ होना। इसका मतलब अगर आपसे समानार्थी शब्द पूछे, ठीक है जी, तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, इसका नफा हो जाएगा। बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टे का मतलब होता है किसी की चीज के ऊपर छूट देना। ठीक है जी, डिस्काउंट बट्टा आपने पढ़ा होगा ना, तो इसका मतलब होता है किसी के ऊपर छूट देना। ठीक है, शुभ का मतलब क्या होता है, शुभ का मतलब आप सभी जानते हो कि किसी भी व्यक्ति का अच्छा होना। शुभ का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा होना। अब मैंने ये क्यों बताए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आते हैं। और शुभ का विपरीत क्या होता है, अशुभ होना, तो मतलब किसी का बुरा होना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मित्र, इसका आपको विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है जी, और समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आप बताइए मित्र, मित्र का विपरीत क्या हो जाएगा या विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मित्र का मतलब होता है आपका जो सहयोगी है, साथी है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सहयोगी और साथी, ये हो जाएंगे इसके समानार्थी शब्द। क्या हो जाएंगे भाई, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो मित्र का साथी और सहयोगी हो गया। तो इसका विपरीत क्या होगा, जो आपका साथ देता है, सहयोग करता है, वो तो आपका मित्र हो गया। लेकिन जो आपका साथ नहीं देता, आपका सहयोग नहीं करता, ठीक है, आपसे लड़ना झगड़ना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शत्रु हो जाएगा। और उसी को आपका बैरी बोला जाता है। आपको एग्जाम में एक ही लिख के देगा, या तो शत्रु देगा या बैरी देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों लिखे हुए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, बी और डी दोनों हो जाएगा। बस आपको समझाने के लिए यहां पर ये टाइप हो गया। ठीक है, तो बैरी। लेकिन अगर ऐसे लिख के दे दे बेरी, तो ये नहीं होगा, ये बेरी है, ये नहीं होगा, ये बैरी है। इसका मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, दुश्मन हो गया, शत्रु हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा कौन सा हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। अगर शत्रु का आपसे समानार्थी शब्द पूछे तो कौन सा हो जाएगा, दुश्मन, बैरी, शत्रु, तीनों एक ही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। विजय का आपको बताना है, विजय का आपको बताना है भाई। विजय का, विजय का मतलब क्या होता है, जीत। विजय का मतलब हो जाना, जीत हो जाना। तो जीत क्या हो जाएगा, ये समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, तो विजय का क्या हो जाएगा, पराजय, क्योंकि विजय का मतलब जीत होता है, तो पराजय का मतलब क्या होता है, हार। जीत का विपरीत क्या होता है, जो यहां पर जीत लिखा हुआ है, इसका विपरीत क्या होगा, हार होगा। और आपका विजय का विपरीत कौन सा हो जाएगा, आपका पराजय हो जाएगा। ठीक है जी, विपक्ष का मतलब होता है दूसरी पार्टी वाला।
जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों क्या है, विपक्ष है, एक दूसरे के विपक्ष में है। तो विपक्ष का मतलब क्या हो गया, अलग पार्टी का होना। ठीक है जी। और अवजय लिखा हुआ है, इसकी जगह अजय होता तो वो हो जाता, मतलब अजय का मतलब होता है जिसको जीतना मुश्किल हो। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अनुकूल। अनुकूल आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, एग्जाम्स में भी देखा होगा। अनुकूल का मतलब होता है कि आपके हिसाब से कोई चीज होना। जैसे कि आप सभी अभी पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आपके अनुकूल हो गया। आप सभी किसी से प्यार करते हो और आपकी शादी हो गई तो वह आपके अनुकूल हो गया। लेकिन अगर वो शादी नहीं होती है, अगर वो सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं भी होगा भाई, शादी भी नहीं होगी, वो भी नहीं होगा, शादी मतलब लव मैरिज की बात कर रहा हूं, वैसे तो हो जाएगी, ठीक है, फिर भी लगोगे तो अच्छी होगी भाई। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अनुकूल का मतलब होता है आपके हिसाब से काम हो जाना, तो इसका विपरीत होगा प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है कि आपके हिसाब से काम नहीं होना, आपकी सहूलियत के हिसाब से काम नहीं होना। तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, अनुकूल का सहूलियत, और प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, काम सहूलियत से नहीं होना। ठीक है जी। और अनुकूल का अनुरूप भी है, यह भी आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा। विपरीत का मतलब तो आप सभी जानते हो। ठीक है, विपरीत का मतलब होता है भाई कि विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द अभी हमने जो किया, विपरीत का मतलब उल्टा होना, जैसा आपने सोचा है उसके हिसाब से नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका अनुकूल का मतलब समझ गए, तो इसका विपरीत क्या होगा, आपका प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जैक्ट है ना, ऑप्शंस में आपको और भी दिख सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट अर्थ होगा वही हमें बताना होता है। चलो, न्याय का कीजिए। तो ये न्याय तो आप सभी ने याद कर रखा होगा। तो भाई न्याय की गुहार लगाते रहते हैं और अन्याय मिलता है, तो न्याय का क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। ठीक है जी। इंसाफ का मतलब क्या होता है, इंसाफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाना, तो ये क्या हो जाएगा, न्याय का समानार्थी शब्द आप इसको बोल सकते हो। निष्ठा, धर्म, तो निष्ठा और धर्म के बारे में तो आप सभी जानते हो, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। आदान का विपरीत क्या होगा, तो ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हर जगह लिखा रहता है। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा। आदान का मतलब प्रदान, आदान प्रदान यानी कि जो लेन देन हो गया। ठीक है, जैसे किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, किसी को कोई वस्तु भेज रहे हो, दूसरा आपको भेज रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आदान प्रदान करना, कि आपने किसी को दूसरी चीज दी, दूसरे ने आपको किसी और चीज दी। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं और आप सभी अपना समय मुझे दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी क्लास दूंगा, ये आदान प्रदान हो गया। तो अब कर देना जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आस्था का मतलब क्या हो जाएगा, आस्था, तो आपने सुना भी होगा कि उसकी भगवान में आस्था है, उसकी उस भगवान में आस्था है। ठीक है, तो आस्था का मतलब हो जाता है किसी के अंदर क्या होना, श्रद्धा होना। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अश्रद्धा हो जाएगा, कि किसी के अंदर आस्था न होना, उसको अश्रद्धा बोला जाएगा। ठीक है जी। तो आस्था का मतलब होता है श्रद्धा होना, विश्वास होना, आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, और अश्रद्धा का मतलब होता है विश्वास ना होना। ठीक है, तो विश्वास होना तो क्या हो जाएगा, आस्था हो जाएगा, अविश्वास क्या हो जाएगा, अश्रद्धा हो जाएगा। ठीक है जी। और संदेह, संदेह का मतलब होता है, ये भी यही होता है कि किसी पे विश्वास ना होना, इसका मतलब भी, लेकिन हमें एग्जैक्ट अर्थ बताना है, तो इसलिए आस्था का क्या हो जाएगा, अश्रद्धा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गरिमा का आपको बताना है। गरिमा, गरिमा, गरिमा का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पिताजी ने आपको कोई बात बोली कि भाई आपको ये काम करना है, तो आपने बोला ओके जी कर लेंगे। आपके अंकल जी ने कोई बात बोली, आपने बोला ओके जी कर लेंगे। आपकी मम्मी जी ने बोला भाई सुबह से अब है ना गोंद के लड्डू खाने हैं, सर्दियां आ गई है, आपने बोला ओके जी मम्मी खा लेंगे। तो वो क्या हो गया, उनकी बात की आपने गरिमा रखी। मतलब कि गरिमा का मतलब होता है किसी की बात मान लेना, कोई बोल रहा है आपसे, उसकी बात में कि हाँ में हाँ मिला देना, मान लेना, उसको बोला जाता है गरिमा रखना। तो इसका विपरीत क्या होगा, किसी की बात न मानना, किसी की बात न सुनना।
तो इसको बोला जाता है अवमानना। क्या बोला जाता है भाई? अवमानना उसको बोला जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको एक यहां पर लिखा रहता है, वाक्य लिखा रहता है पूरा, और उसमें से आपको रेखा अंकित शब्द या हाईलाइट करके कुछ लिख दिया जाता है। यहां पर आपको रेखा अंकित भी कर दिया जाएगा या कोई शब्द को हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो उसमें आपको बताना है कि उसके स्थान पर कौन सा विलोम शब्द आएगा। एक तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप उसको पढ़िए और आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूरा आप वाक्य पढ़िए, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, फिर उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। अहिंसा का तो आप सभी को पता ही है। अहिंसा का क्या होता है? विपरीत। हिंसा होता है तो क्या हो जाएगा? हिंसा होना। अहिंसा का मतलब होता है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है जी, और हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, दया का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपका अच्छा स्वभाव होना। ठीक है, उसके ऊपर आपका दया आना, मानवता दिखाना, उसी को बोला जाता है। क्रूरता क्या हो जाएगा? किसी के प्रति आप कठोर हो, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी को प्रताड़ना कर रहे हो, उसको सता रहे हो आप, तो उसको क्रूरता बोला जाता है। पाप तो आप जब भी जानते ही हो। ठीक है जी, और पाप का विपरीत क्या होता है? पाप का विपरीत होता है पुण्य। क्या होता है? पाप का विपरीत पुण्य होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। सत्य का आपको बताना है। सत्य का यहां पर आपको रेखांकित करके दिया जाएगा इस तरीके से। तो सत्य का विपरीत क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सत्य का हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है जी, वैसे तो सत्य का आप झूठ भी बोल सकते हो, लेकिन ये झूठ किसका होता है? सच का। अगर सच लिखा हुआ होगा तब आप झूठ लिखोगे। ठीक है, सत्य लिखा हुआ है तब आप असत्य लिखोगे। ठीक है जी, मिथ्या का मतलब भी आप सभी जानते हो, कथन तो आपको पता ही है। चलो, और कोई ना पता हो ना, कोई किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं सभी के कमेंट के जवाब दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आपके लिए ही हूं, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है। ठीक है जी, चलो आय का आपको बताना है कि आय का क्या होगा। आय का विपरीत वैसे तो क्या होता है? व्यय होता है। यहां पर लिखा भी हुआ है आय का व्यय। ठीक है, लेकिन यहां पर व्यय नहीं है, तो व्यय का मतलब क्या होता है? मैंने अभी लाभ और हानि के क्वेश्चंस करवाए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था ना प्रीवियस ईयर, उसमें मैंने आपको बताया था व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च या खर्चा आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय का व्यय या खर्चा। ठीक है जी, और निर्यात आया है, निर्यात का क्या हो जाएगा? आयात हो जाएगा। आयात निर्यात का मतलब समझ रहे हो कि सामान भेजा जा रहा है कहीं पर और कहीं से सामान आ रहा है, तो आयात निर्यात। ठीक है जी, और नफा और लाभ तो मैं बता ही चुका हूं। चलो, शांति का मार्ग सर्वोत्तम होता है, तो शांति का क्या हो जाएगा? अशांति। इसमें तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शांति का मतलब होता है भाई शांत माहौल है, अच्छी चीज हो रही है। अशांति का मतलब है कि शोर शराबा हो रहा है। ठीक है, वो जगह पर भी हो सकता है, आपके दिल दिमाग में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो दिल और दिमाग को शांत रखो, अशांति मत फैलाओ, बस कंटिन्यू मेहनत करते रहो, जरूर सफल हो जाओगे। ठीक है, चलो उसकी उपस्थिति सभी को प्रसन्न करती है। उपस्थिति का मतलब क्या होता है? कि कोई व्यक्ति कहीं पर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला जाता है? उपस्थिति बोला जाता है। कि मतलब व्यक्ति वहां पर पहुंच चुका है, उसी को क्या बोलते हैं? उपस्थिति। तो इसका विपरीत क्या होगा? अनुपस्थिति, कि वो व्यक्ति है वो वहां पर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो उपस्थिति का क्या हो जाएगा? अनुपस्थिति हो जाएगा। और गैर हाजिरी का मतलब ही होता है कि वहां पर नहीं पहुंचा भाई, उसकी हाजिरी नहीं लगी, तो हाजिरी का क्या हो जाएगा? गैर हाजिरी। ठीक है, अगर हाजिरी बोले तो हाजिरी का मतलब है कि वहां पर पहुंच गया, तो इसका विपरीत क्या होगा? गैर हाजिरी, नहीं पहुंचा। ठीक है जी, सत्ता और विपक्ष हो जाएगा, दूरी और नजदीक हो जाएगा। ठीक है, दूर का नजदीक होता है। चलो, दुर्भाग्य के दिनों में धैर्य रखें, तो दुर्भाग्य क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य का मतलब होता है कि अभी बुरा समय चल रहा है, तो उसका विपरीत हो जाएगा सौभाग्य, यानी कि अच्छा समय जरूर आएगा। आप सभी अभी बेरोजगार हो, और बेरोजगारी आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे आपके एग्जाम तक, तो आपकी जॉब जरूर लग जाएगी।
और जब जॉब लग जाएगी तो आपका सौभाग्य अपने आप ही आ जाएगा, घर वाले खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, यार दोस्त रिश्तेदार सब आपके रिस्पेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और भाई बहुत ज्यादा शादी के रिश्ते आएंगे अच्छे अच्छे घर से। ठीक है जी, अच्छे लड़के और लड़कियां आपको मिलने वाले हैं, तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलो असंभव का आपको बताना है, तो असंभव का हो जाएगा संभव। असंभव का क्या हो जाएगा? संभव। असंभव का मतलब होता है कोई काम करना जो आसान नहीं है। बोल दिया जाता है ना भाई ये तो असंभव है। जैसे आप में से कोई कमजोर स्टूडेंट होगा जिसके 10th में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, 12th में अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, और अब आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या और कोई दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको बोल दिया जाता है कि भाई तेरे बस का नहीं है, ये तो तेरे लिए असंभव है, लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त कर लोगे। और एक एग्जाम में नहीं, एसएससी जीडी में भी आप सिलेक्शन लोगे, एचएसएससी में भी आप सिलेक्शन लोगे, रेलवे के एग्जाम में भी आप सिलेक्शन लोगे, और कोई एग्जाम दोगे उसमें भी आप सिलेक्शन लेने वाले हो। ठीक है, तो इसका मतलब मेहनत करते रहो बस। वो जो असंभव है ना वो अपने आप संभव हो जाएगा, मेहनत करोगे तभी होगा, नहीं होगा। जैसे यहां तक है ना, आधे स्टूडेंट अब इस क्लास को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि अभी पूरे क्वेश्चंस उनको नहीं पढ़ने, तो ऐसे लोगों के लिए कभी संभव नहीं हो सकता, वो बीच मझधार में ही रह जाते हैं, 2-4 नंबर से हमेशा लटके ही रह जाते हैं और 5-5, 10-10 साल निकाल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं। ठीक है जी, आज से नहीं पढ़ा रहा मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं, 2019 से, और एसएससी जीडी में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है भाई, 10 लाख प्लस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, इस बात को नोट कर लेना। अभी मत सोचना सर जी यहां पर तो अभी अपने 2 लाख ही होने वाले हैं, भाई एक दूसरा चैनल है उस पर अभी मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, समझ रहे हो। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन मैंने एक ही भर्ती में करवाया है, एसएससी जीडी में ही, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है, जो नए स्टूडेंट है शायद उनको ना पता हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बस बेफिजूल की बातें नहीं करते, बकवास नहीं करते, इसलिए सोशल मीडिया रील्स में आपने मुझे नहीं देखा होगा। ठीक है, ये चीज है। चलो, प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, तो प्रकाश का मतलब क्या होता है? उजाला, रोशनी। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रकाश का विपरीत होगा अंधेरा। अभी आपके जीवन में अंधेरा चल रहा है बेरोजगारी का, फिर सरकारी नौकरी का प्रकाश आएगा और आपके जीवन को जगमगा जाएगा। ठीक है जी, हर चीज में जो आज सोचते हो ना कि ये मैं करूंगा, ये मैं खाऊंगा, ये मैं पहनूंगा, यहां मैं घूमूंगा, अपने परिवार के लिए ये करूंगा, वो सब कुछ आपका प्रकाश बन जाएगा अगर मेहनत करोगे। कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है जी, चलो। स्वदेश में ही सुख मिलता है, तो स्वदेश का क्या हो जाएगा? स्वदेश का हो जाएगा भाई परदेश। देश का क्या हो जाएगा? आपका विदेश। ठीक है जी। गांव का क्या हो जाएगा? आपका शहर। देखो एक साथ 3-3 मैंने आपको याद करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरी टाइप के क्वेश्चंस भी अभी करने हैं, उनमें आपको थोड़ा और ज्यादा जानने के लिए मिलेगा। पुराण और नवीन में अंतर बताओ। अब आपको बताना है पुराण और नवीन में अंतर। तो पुराण का बताना है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब होता है भाई पुराना। ठीक है जी, पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना। और अगर यहां पर डायरेक्ट पुराना लिखा हुआ होता तो हम इसका आंसर कर देते, पुराने का क्या हो जाएगा भाई? नया हो जाएगा या नवीन हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन यहां पर पुराण लिखा हुआ है तो पुराण का होगा आवर चिन्ह हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? आधुनिक आप बोल सकते हो, नया इसको आप बोल सकते हो। ठीक है जी, तो लेकिन ऑप्शन में आपको ये दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए लिखा है। वैसे अगर दोनों मिल भी जाएं तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको आंसर करना है। इसका मतलब होता है आधुनिक, नवीनतम, नया। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। इसमें आपको यहां पर देखो ग्रुप दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, और इनमें से आपको बताना है या तो इनमें से कोई सही आपसे पूछेगा या आपसे गलत पूछेगा। जैसे इसमें पूछा है सही विलोम युग्म कौन सा है, इसका मतलब इन 4 में से 3 गलत लिखे हुए हैं, 1 सही लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे सही पूछा है। ठीक है जी, तो इनमें से आपको बताना है।
तो देखो ऊंचा और लंबा, तो ऊंचा और लंबा दोनों ही एक चीज हो गई, तो ये विलोम शब्द नहीं है। उस प्रकार देखो मीठा और स्वाद, तो मीठा और स्वाद एक दूसरे का क्या है कि भाई विपरीतार्थक नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, तो ये नहीं होगा। कठिन, सरल, गरम और ताप, तो गरम और ताप, गरम का मतलब क्या होता है और ताप का मतलब भी क्या होता है, हॉट ही होता है दोनों का मतलब, तो ये नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कठिन का मतलब होता है कोई चीज मुश्किल है, सरल का मतलब है कोई चीज आसान है, तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है जी, बाकी सभी का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म नहीं है, पिछले वाले में कौन सा है वो बताना है। देखो क्वेश्चंस को रटना नहीं है कि आप आया और कर दो, क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है कि उसमें पूछा क्या है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, क्या पूछा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। धूप छांव, तो धूप छांव एक दूसरे के विलोम शब्द है, ठीक है, क्योंकि धूप का मतलब आप समझते हो और छांव का मतलब छाया, तो ये है। अमृत और विष, अमृत और विष एक दूसरे के ये भी विलोम शब्द हैं, ये भी ठीक है। ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान का अज्ञान ये भी क्या है, विलोम शब्द है। पाप, तप, पाप का क्या होता है, पुण्य होता है, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाप का यहां पर क्या आएगा, पुण्य आएगा, यहां पर लिखा है तप। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सही विलोम युग्म आपको बताना है, इस बार सही आपको बताना है, तो सही बताइए। निर्माण विनाश, निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, विनाश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो यही है, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सही है, तो यही सही है, बाकी सही होंगे नहीं, क्योंकि एक ठीक हो गया तो बाकी नहीं होंगे। देख लो, आगमन, आवागमन, मूल्य, दाम, रात, संध्या, इनका मतलब क्या है, समानार्थी शब्द लिखे गए हैं, तो इसलिए तीनों नहीं होंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित है, यानी कि हम लोगों के द्वारा जो बनाया गया है उसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम बोला जाता है। और कृत्रिम का विपरीत क्या होता है, प्राकृतिक होता है, कि जो हमारी मां प्रकृति ने हमें दिया है वो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। ठीक है जी, मां प्रकृति ने जो दिया है वो क्या हो गया आपका प्राकृतिक, और जो हमने बनाया है वो क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयात का विलोम शब्द क्या होगा। आयात का मैंने आप सभी को ये बता चुका हूं, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। सभी के सभी स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। और यहां पर अपनी तीनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं,